अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो है तो मुसाब साहब की ऑफिस पे आए, तो हमारे सैयद गौस साहब जो है सो आए, और हमारे सैयद गौस साहब जो है सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर पहुँचे। उनको देखने के बाद ये लगा कि भाई माशाल्लाह ऐसी जो है सो लीगल नॉलेज हर सिटीज़न को रहनी चाहिए, ताकि जो है सो हर सिटीज़न अपने राइट्स को ले लेके जागरूक रहा तो आगे बढ़ सकता, किसी का भी वायलेशन नहीं होता। तो इसीलिए जो है सो हम लोग बैठे, काफ़ी डिस्कस करे। मुसाब भाई जो है सो काफ़ी समझाए। समझाने के बाद मुसाब भाई बोले आपको इतनी अच्छी नॉलेज रहने के बाद आप खुद जो है सो डालिए, पार्टी इन पर्सन बनिए, बन के जो है सो केस फाइल करिए। भाई जो है सो एक कंपनी में काम करते थे, प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो है सो बहुत एक्सप्लॉयटेशन करे। करने के बाद जो है सो भाई को बहुत तकलीफ दी है, इनके काफ़ी राइट्स का वायलेशन हुआ। आखिरी में जो है सो मजबूरन छोड़ देना पड़ा इनको कंपनी। मैं भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसाब भाई से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए आया। काफ़ी सीनियर जो है सो हमारे मुसाब भाई एडवोकेट है, काफ़ी अच्छी जो है सो उनसे नॉलेज मिलती, बल्कि उनकी ऑफिस पे आया। और हमारे सैयद गौस साहब भी जो है सो काफ़ी होमवर्क करके आए, जिसके बाद जो है सो ऐसा लगा कि भाई खुद जो है सो केस डाल सकते और केस जीत सकते। और ये बताना चाहिए सबको कि कभी भी जो है सो अपने राइट का वायलेशन हुआ तो खामोश नहीं बैठना चाहिए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। कोई भी कितना भी जालिम हो, कभी भी जुल्म हुआ तो आवाज़ उठाना। हमारे सैयद गौस साहब जो है सो अपनी कहानी बयान करेंगे, और काफ़ी जो है होमवर्क करके आए भाई की जो है सो लीगल नॉलेज भी शेयर करेंगे आज इंशाल्लाह। सैयद गौस साहब हमारे बताइए आपको क्या परेशानी हुई, आपका पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद गौस है, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। तो मैं 2016 मई से सितंबर 2017 तक एक कंपनी में काम करता था, और वहाँ पर मेरे को जो है सो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन और हैरेसमेंट फेस करने को मिला। तो अब लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है, और मैं जितने भी चैनल से अंदर कंपनी में नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे जो है सो मैं अपनी शिकायत दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी जो है सो मेरे जो प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं मिला मेरे को। तो आखिर में क्या हुआ, मेरे को कंपनी छोड़ना पड़ा। आपको जहाँ जहाँ आप कंप्लेन करें वहाँ से रिप्लाई कैसा रहा आपको? वहाँ पर कैसा है बोले तो रिप्लाई कैसा था बोले तो वो एम्प्लॉयज़ के जिसको मैं कंप्लेन कर रहा था ना, उनके फेवर में रिप्लाई था वो। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूँ कि मेरा जो है सो ना लीव अप्रूव नहीं हुआ था बकरीद का मेरा लीव अप्रूव नहीं हुआ था, तो मैं कंप्लेंट किया ऊपर। तो नीचे बात आई, तो एक मैनेजर से जो है सो मेरे को उसका रिजोल्यूशन क्या है, आपके कंप्लेंट का क्लोजर क्या है, वो मेरे को सुनने को मिलता। तो उन लोग वो ऐसी बात कर रहे हैं, अब ऐसी रहता, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो उनके साइड से वो लोग बात कर रहे हैं। तो सिर्फ ये एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ रहा या कंपनी में हर एक के साथ रहता है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन लोग क्या है मालूम, बोलते नहीं, ऊपर नहीं आते। क्यों बोले तो उन लोगों को आगे ऐसा उन लोग कंप्लेंट करेंगे तो आगे उन लोगों को और ज़्यादा जो है सब मुश्किलात फेस करने को मिलेंगा, इसलिए लोग क्या है खामोश बढ़ जाते, ऊपर नहीं जाते। अब हम क्या है गए ऊपर तक, लेकिन जो लोगों का जो डर है ना, वो मैं बखूबी समझ गया। वो ऊपर तक आप जाएंगे ना तो आपको और परेशानी होगी, आपका रिजोल्यूशन का, आपके जो प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप क्यों कंप्लेंट करें, उसके लिए जो है सो आपके ऊपर और परेशानी होंगी, लोग और दबाव डालेंगे आपके ऊपर और एक्सप्लॉइट करेंगे आपको। सब अब आप जो है सो यहाँ पर कोर्ट तक आने की क्या वजह है सर? देखिए, मैं जब से रिज़ाइन करा, मैं एक बहुत ही जो है सो ऑनेस्ट वर्कर था। मैं दिलो जान से अपना काम करता था, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे को अपने काम से मतलब था। और इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना हैरेसमेंट करे कि मेरे को लोन लिया था मैं 2017 में जुलाई में लोन लिया था। लोन लेने के बावजूद भी मेरे को कंपनी से रिज़ाइन करना पड़ा, तो आप समझ सकते कि मेरे हालात क्या थे। सितंबर 2017 में मैं रिज़ाइन किया, और जुलाई 2017 में मैं लोन लिया था, मैं एक पर्सनल लोन लिया था। उनको मालूम था कि मैं जो है सो एक ऐसा इंसान हूँ जो खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। कोई भी अगर मेरे को सताए, कोई भी तकलीफ़ करे तो मैं ऊपर तक जाने वाला हूँ। तो मेरे जैसे लोगों को बोलोगा बर्दाश्त नहीं करे जी। तो इसकी वजह से मेरे को कोर्ट को आना पड़ा, क्योंकि ये जो जितना भी ये है ना केस, ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अराउंड रिवॉल्व करता। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इंसान की ज़िंदगी को बचाने के वास्ते है आर्टिकल 21। खुदा ना खास्ता आप वकील है और आपको तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, आपको मालूम होगा लोग खुदकुशी करते बहुत ज़्यादा। तो
फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से लोग खुदकुशी नहीं करते। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, देखिए खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है, हमको मालूम है, हमारा ईमान थोड़ा पुख्ता है। अब दूसरे लोग हैं जिनका ईमान पुख्ता नहीं है, अब वो लोग हैं ये फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से खुदकुशी नहीं करेंगे। मेरे पास एक आर्टिकल है एक सिटिंग हाई कोर्ट जज का, उन्होंने ये आर्टिकल लिखे राइट टू डिग्निटी एट वर्क। इसके अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे केसेस साइट करे जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ खुदकुशी कर लिए हैरेसमेंट की वजह से। एक पूरी फैमिली खुदकुशी कर ली क्योंकि उनके जो प्रोवाइडर है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनको परेशानी हो रही थी, तो एक पूरी फैमिली खुदकुशी कर ली। तो ये इतना संगीन मामला है जी। आपको मैनेजमेंट से क्या, हायर मैनेजमेंट से मेरे को कोई भी उनसे रिजोल्यूशन नहीं मिला। मैं हालांकि सीईओ तक को मैं जैसे लिखा आखिरी में, लेकिन मेरे को सीईओ से कोई जवाब नहीं मिला जी। ऐसी मतलब क्या बोलते रफ़ा दफ़ा करने के बातें करके मेरे को ऐसी छोड़ देते थे। रिजोल्यूशन मेरे को पुख्ता नहीं मिला। सब आप कौन से जो है तो केस के बेसिस पे, कौन से ग्राउंड पे फॉरवर्ड करना पड़ रहा है? देखिए ग्राउंड में मैं आपको बोला, ग्राउंड ये है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कौन से ऐसे केसेस का साइटेशन दे रहे जहां पर जो फेवरेबल ऑर्डर आया एम्प्लॉय के फेवर में, और आप जो वर्क करके आए, आप होमवर्क करके, ताकि आप 2-4 केसेस हमारे जो है सो आवाम को भी बताए, तो उन लोग भी जागरूक होते हैं, उन लोग भी जो तो अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं। बताइए आप ऐसे सिमिलर केसेस क्या है आपके पास? देखिए ये जितने भी केसेस हम साइट कर रहा हूँ ये आर्टिकल में से है, तो दो नहीं, मैं आपको 4 केसेस बताता हूँ। फर्स्ट केसेस है प्रवीण प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। दूसरा केस है विजय कुमार दिगले वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2000 जी। फर्स्ट का जो केस था वो 2012 का था जी। और थर्ड केस है डॉक्टर सुभाष मनचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2006 जी। संजय सिंघल वर्सेस स्टेट 2007। तो ये 4 साइटेशन है। इसके अंदर ये पूरे हाई कोर्ट के केसेस है। इसके अंदर कोर्ट्स ये जो सुपीरियर ऑफिसर थे उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुआ था और कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के वास्ते रिजेक्ट कर दिए, बोले ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को हम क्वैश नहीं करेंगे। ये 4 केसेस है जी। जिसके अंदर एम्प्लॉय सुसाइड कर लिए थे, वो एक्शन हो गया था जी। उसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, फ्रांसिस कैरेली मुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है एवरी लिम्ब एंड फैकल्टी थ्रू विच लाइफ इज एंजॉयड इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 21। मतलब इंसान किस तरह से सोचता, उसके फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो भी आर्टिकल 21 में कवर होते हैं। अगर आप मेरे को गाली देंगे तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन। अगर आप मेरे बॉस है, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आप मेरे को झिड़क के बात करेंगे, मेरे को तकलीफ होती। अगर आप मेरे को गाली देंगे, मेरे को तकलीफ होती, तो वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और ये जो आर्टिकल है ये एक सिटिंग जज के द्वारा लिखा हुआ है। उनके हिसाब से अगर एक इंसान को गुस्सा भी आता, आप मेरे बॉस से अगर आप मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, झिड़क के बात करेंगे, अगर मेरे को गुस्सा भी आ रहा उसकी वजह से, तो वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक वेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स फैकल्टी ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। एक इंसान की सोच, एक इंसान के जज्बात, उसके फीलिंग्स, वो भी सब आर्टिकल 21 में जो है कवर होते। अगर उसको ठेस पहुंच रही तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो भी मामला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है, इसलिए आप रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट को जा सकते हैं, जैसा हिजाब के मामले में हुआ था। तो अब आपको क्या लग रहा, पार्टी इन पर्सन बनने के क्या क्या बेनिफिट्स नजर आए आपको? देखिए सबसे पहली बात ना, अगर पार्टी इन पर्सन आपको मालूम है आपका केस क्या है, आपको 10 लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मूसा भाई है, मूसा भाई के जैसे लॉयर्स, एडवोकेट्स आपको हर जगह नहीं मिलते। आज क्या है मार्केट में, आपको भी मालूम है कि मतलब ये एक बिजनेस हो गया। मैं आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ मैं, लेकिन मूसा भाई जैसे लॉयर जैसे बहुत कम है, सही सलाह देने वाले लोग आज बहुत कम है। और आप अपना केस बहुत बाखूबी से जानते हैं, आप अपने पेपर खुद बना ले सकते हैं, आपको मालूम है आपको क्या क्या लिखना है, और आप जिस तरह से अपना केस पेश कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो कोई भी पेश नहीं कर सकता। तो ये मेरा रीज़न था पार्टी इन पर्सन का। अभी आप जो है सो कोर्ट से जो है सो क्या रेमेडी चाह रहे हैं, मतलब क्या बेनिफिट चाह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए अभी?
देखिए, एक तो क्योंकि ये मेरे हक को मारा गया। अब क्या है, मेरा पूरा भरोसा उड़ गया कंपनी से। मैं एक ऑनेस्ट वर्कर था, दिलो जान से मैं काम करता था, मेरे को हैरेसमेंट करके निकाल दिया, जबकि मेरे ऊपर लोन भी था। तो अब ऐसा इंसान फिर जाके काम कर सकता है क्या कहीं भी? आप एक बार सोचिए आप जी। तो मेरे ऊपर जैसे मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा बीती, तो मैं उसकी वजह से मैं कंपनसेशन मांग रहा हूँ। कंपनसेशन तो मांग रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक रेमेडी नहीं होना चाहिए। अब ये जो आर्टिकल है इसके अंदर ये पत्तभी रामाराव कोमुरू साहब ये बोल रहे कि एक लेजिस्लेशन भी होना हमको, कम से कम लेजिस्लेशन नहीं तो कम से कम अपने को हाई कोर्ट से गाइडलाइंस होना जी, एक एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जी। इसके अंदर ये आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके। जी। जो वीमेन एम्प्लॉयज़ है, जो अपने ख़वातीन जाते हैं काम पे, तो उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता, तो उसको काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है। लेकिन नॉन जेंडर बेस्ड, नॉन सेक्सुअल जो भी हैरेसमेंट होता, उसको काउंटर करने के लिए अभी तक कोर्ट से कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो अगर इस तरह के गाइडलाइंस आ जाएंगे हाई कोर्ट से तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी एक मेरा मकसद है। मेरे हिसाब से और ज़्यादा हम लोगों को करने की ज़रूरत है। अब जैसा मूसा भाई मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करे थे, जिसके अंदर लेबर कोर्ट एक प्राइवेट कंपनी को जैसे ऑर्डर दिया कि आप एक एम्प्लॉय को रीइंस्टेट कीजिए। तो मेरे ख्याल से इस तरह से भी होने की ज़रूरत है। अगर मैं ये सबकी नज़रों में लाऊंगा, कोर्ट की नज़रों में लाऊंगा, तो मेरे को यकीन है कि इस तरह से भी शायद होएगा। एक प्राइवेट कंपनी को भी जो है सो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है किसी एक एम्प्लॉय को रीइंस्टेट करने के लिए, अगर उसके हक बुरी तरह से मारे गए, उसके साथ बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो शायद ये भी मुमकिन है। तो ये भी मेरी कोशिश है। तो 3 चीज़ें, एक तो मेरा पर्सनल, दूसरा अगर कोर्ट इस चीज़ को माने तो वो रीइंस्टेट के भी ऑर्डर दे सकता, तीसरा और ये जो नॉन सेक्सुअल हैरेसमेंट को कॉम्बैट करने के लिए गाइडलाइंस कोर्ट के द्वारा, कम से कम अपने तेलंगाना स्टेट में। जी, ये हमारे सैयद गौस साहब काफ़ी जो है तो डिटेल में बता रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी होमवर्क करके आए। ऐसा जो तो हर एक आदमी को जो होमवर्क करना चाहिए, कभी भी इसके खिलाफ हुआ तो खामोश नहीं बैठना चाहिए, हमेशा जो है तो हक के लिए जो है तो आवाज़ उठाना चाहिए।